sheet of Thapar on April 1st 2019 was as follows. Plant and machinery given है, furniture and fixtures given है, trade receivable, cash at bank, inventories, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंसेस पेबल और कैपिटल. बेटा ये जो भी बैलेंस शीट आपको गिवन है कौन सी डेट की गिवन है? अप्रैल 1 मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है. आगे बोलता है ड्यूरिंग 2019-20 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,30,000. दिस वॉज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग. मतलब करंट ईयर का आपने क्या बना लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया और उसका प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 18,30,000. ओके. नाउ अब रेंट रिसीव, मतलब ये सभी बातें हो चुकी है. आफ्टर बोल रहा है दिस वॉज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग. मतलब रेंट रिसीव हो चुका, बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड हो गया. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जा चुका है 5% की रेट से. बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग रुपीज 1,80,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 20,000. मतलब आपने अपनी बुक्स में क्या नहीं रिकॉर्ड किया था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इंश्योरेंस. बेटा अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया होता तो बुक्स में एक एंट्री पास हो गई होती, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो एक्सपेंस अगर बुक्स में डेबिट होता तो प्रॉफिट जो है वो 1,80,000 से कम हो जाता. और प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बोलता है तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का खर्चा कम हो जाता तो प्रॉफिट क्या हो जाता? बढ़ जाता. यानी आपने जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है 18,30,000 रुपये, अभी मुझे इसमें 20,000 रुपये तो ऐड करने बाकी है और 1,80,000 रुपये लेस करने बाकी है, क्योंकि ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा. ये एक्सपेंस मुझे रिड्यूस करना चाहिए था, इसलिए मुझे प्रॉफिट को वापस बढ़ाना पड़ेगा. फटाफट बोलो यहाँ तक की बात समझ. नाउ हिज करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31st March 2020 वर. इन्वेंट्री कितना है? 14,50,000. ट्रेड रिसीवेबल 20 lakhs, कैश एट बैंक 10,50,000 and trade payables rupees 11,40,000. During the year he withdrew rupees 6 lakh for domestic use. मतलब ड्रॉइंग्स हो गई 6 लाख. क्या मांगा है आपसे क्वेश्चन में? ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर. सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है. लेकिन बेटा जो प्रॉफिट अपने को गिवन था वो गलत कैलकुलेटेड था ना बेटा. अपने को बिना अगर उसको ठीक किए अगर अपन लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल का बैलेंस गलत आ जाएगा. कैपिटल का बैलेंस गलत आया मतलब बैलेंस शीट गलत. इसलिए सबसे पहले अपने को जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा था उसको ठीक करना पड़ेगा. तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटे? रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. P&L का बैलेंस क्या अपने को पहले से ही 18,30,000 गिवन है बेटे. इस 18,30,000 को कितने से तो इंक्रीज करना है? 20,000 से. और डिक्रीज कितने से करना है? तो क्या करें इधर? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस जो कितने रुपीस का था? 20,000 रुपीस का. हाँ बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बोलो. तो इंश्योरेंस नाम का एक्सपेंस क्या हो जाता? रिड्यूस. जितना एक्सपेंस रिड्यूस होता है उतना प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता? पर आपने इंक्रीज ही रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था. अब क्या करेंगे आप? इंक्रीज करोगे. अच्छा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री बोलो. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू. तो एक्सपेंस बढ़ा होता, प्रॉफिट कम हुआ होता. आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो एक्सपेंस का खर्चा भी नहीं बढ़ा हुआ था, इसका मतलब आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं था. अब ठीक करोगे तो जो इंक्रीज्ड प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेबिट साइड में 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट रुपीज 1,80,000. हाँ जी. क्या रिवाइज्ड प्रॉफिट जो है
बेटा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कितना आएगा 16,70,000। टोटल हो गया बेटे इसका 18,50,000। ऑल ओके? प्रॉफिट कहाँ जाता है? आप मेंटली फ्रेश? अरे बाबा, आज मतलब कोई दिमाग में कुछ, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान फंडा, जो बैलेंस शीट आपको पहले से गिवन है उसी को कॉपी कर लें। अच्छा, कॉपी का मतलब ये नहीं जैसा लिखा था वैसा वैसा लिख दिया, सर्टेन एडजस्टमेंट्स होंगे। एज एट 31 मार्च 2020 ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए, आपको सबसे पहली असेट जो है वो कौन सी दिखाई दे रही है? बेटा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 30 लाख दिख रही है ना? कौन सी डेट को दिख रही है? लेकिन करंट ईयर में तो उसका 10% डिप्रेशन लेस कर दिया गया होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी 30 लैक्स माइनस डेप्रिशिएशन 3 लैक्स, कितना आ गया 27 लाख। ओके, प्लांट एंड मशीनरी के बाद में फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने रुपीस का? 3 लैक्स लेस डेप्रीशिएशन 15,000 होगा बेटा। क्या बाहर की तरफ 2,85,000 आ जाएगा? व्हाट इज योर नेक्स्ट एसेट? अच्छा, ये ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस तो कौन सी डेट को गिवन है? अप्रैल 1 2019। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखिए लास्ट में 31 मार्च 2020 को क्या ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 20 लाख गिवन है? लास्ट क्लास में देखो क्वेश्चन में इन्वेंट्री का वैल्यू भी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस भी गिवन है और कैश एट बैंक, और गिवन होना भी चाहिए था बेटा। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तो हाईली चेंज एसेट है कि नहीं है? डेटर्स पहले से थे, कुछ को और माल बेचा होगा, कुछ लोगों से पैसा मिला भी होगा, तो वैल्यू डेफिनेटली चेंज हुई होगी ना। इसकी वैल्यू 30 लाख गिवन थी, अपने को पता है यही एसेट साल के बिगनिंग में थी, साल के एंड में 3 लाख घटाकर 27 लाख हो जाएगी, काम खत्म। डेटर का वैल्यू तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे पता करें कि ओपनिंग डेटर्स में से कितना पैसा आ गया, कितना बैड डेट्स हो गया, कितना करंट ईयर में बेच दिया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। इसलिए डेट रिसेल का बैलेंस तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जो अपने को कितना गिवन है। अच्छा, आपको मैंने पिछले दिनों प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बताना सिखाया था ना। करंट ईयर में जो डेटर्स बचे हैं उनका पैसा फ्यूचर में आने वाला है बेटा, तो जो डाउटफुल होगा वो आज में जो डेटर्स बचे हैं एंड में उन्हीं में से होगा कि नहीं होगा? तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं जो प्रोविजन बनाया होगा 5% वो ओपनिंग डेटर बनाया होगा या क्लोजिंग डेटर्स पर? क्योंकि इन्हीं में से तो डाउटफुल डेटर्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेस प्रोविजन कितना परसेंट? तो 20 लाख का 5% 1 लाख, क्या वैल्यू बाहर की तरफ 19 लाख आ गई बेटा? वेरी गुड। नाउ आगे कैश एट बैंक, $10,35,000। ओके बेटा, क्या नेक्स्ट एसेट इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री का वैल्यू 14,50,000। ये जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो गिवन था वो लिख लिया आप लोगों ने। और क्योंकि क्वेश्चन बना ही इस प्रीपेड इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए था, तो बेटे ये हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा ना। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कितने रुपीस का हुआ? 20,000, 20,000। एम आई क्लियर? ओके,
ये तो हो गई पुरानी एसेट की बात। अब आ जाओ पुरानी लायबिलिटी की बात। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या गिवन है? ट्रेड पेएबल्स। देखो बेटे, ट्रेड पेएबल भी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, होना भी चाहिए था, क्योंकि कितना अपन ने पे कर दिया, कितना अपन ने खरीदा है करंट ईयर में, उसका अपने को नहीं पता है। तो ट्रेड पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 11,40,000, 11,40,000। इसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, सब में तो देखो, ये एक्सपेंसेस जो पेएबल आपको बैलेंस शीट में गिवन है, ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट को गिवन है? मतलब कि पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? देखो 1,50,000। थोड़ा दिमाग लगाइए, सेन गुप्ता एंड कंपनी वाला क्वेश्चन किए थे कल अपन लोग। लास्ट ईयर के मार्च की सैलरी का पेमेंट इस साल गया होगा ना, तो जब लास्ट ईयर की क्या बनी होगी बैलेंस शीट, डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग सैलरी आई होगी बेटा। लेकिन वो सैलरी का पेमेंट इस साल में जैसे ही हो गया, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी गायब हो गई कि नहीं हो गई? अब इस साल की बैलेंस शीट में अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी, तो वो पिछले साल की आएगी या करंट ईयर की आएगी? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये जो आपको बैलेंस शीट पहले से गिवन है वो 1 अप्रैल 2019 की, क्या ना इसे 31 मार्च 2019 बोला 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 करो यार। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर 31 मार्च 2019 बोल सकते हैं। तो 31 मार्च 2019 को यानी साल के बिगनिंग में कुछ एक्सपेंसेस पे करना बाकी था 1.5 लाख रुपए का। डेफिनेटली उन 1,50,000 का पेमेंट हमें इस साल में करना होगा कि नहीं करना होगा? आप सब एनपीओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रीवियस ईयर के पे की एक्सपेंसेस को करंट ईयर में लेस कर देते हैं ना, क्योंकि वो अपन ने साल पे कर दिए, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं क्योंकि वो खर्चा इस साल का है लेकिन अपन ने उसे पे नहीं किया। तो माय 2 क्वेश्चंस आर देयर। मैं सिंगल एक्सपेंसेस पेएबल जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जैसे अपन ने 1,80,000 रिकॉर्ड नहीं किया था वही लिखूं, या पुराने 1,50 प्लस नए 1,80 मिलाकर ऐड करके लिखूं? केवल 1,80,000। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 150 तो पिछले साल के बकाया साल पे कर दिए होंगे ना। वेरी गुड। लिख लीजिए एक्सपेंसेस पेएबल, जिसे अपन लोग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए का आएगा? 1,80,000। हाँ जी, पुरानी बैलेंस शीट में अनदर लायबिलिटी कौन सी है? अच्छा, कैपिटल। पहले इनसाइड द कॉलम कैपिटल आपको कितना गिवन है? ऐड। जो अपन ने रिवाइज्ड P&L बनाया था वो बताओ कितना आया? 66,70,000। और क्या अभी हमें को इसमें से ड्राइंग्स लेस करना बाकी है बेटा? ड्राइंग 6 लाख। हाँ जी, टोटल कितना है? पहले मुझे असेट्स का टोटल बताओ। तुम रेडी बैठी थी? $73,90,000 था। और लायबिलिटी का टोटल इसका भी यही। समझ में आ गई आपको बात? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, रिमेंबर? क्यों? आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे 5 मिनट काफ़ी सारी बातें बतानी थी आपको। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो यही एस्पेक्ट रहता है कि यू कैन डू ऑल दैट क्वेश्चंस। ओके, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा फाइनल अकाउंट का यूनिट चैप्टर नहीं, यूनिट नंबर 1 क्या हो गया? फाइनेंशियल। अब जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा वो है सेकेंड यूनिट, क्योंकि आप वो पहली बार पढ़ोगे। लिखो चैप्टर, एक सेकेंड रुको।